ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नया मॉड्यूल शुरू करना है एंड दैट वुड बी अबाउट सेंसरशिप एंड प्राइवेसी। हाँ जी मरियम, एनी क्वेश्चन? जी सर, मैंने कहना था कि आप थोड़ा फाइनल का जो सिलेबस है थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि आपने तो मिट भी लिया था। ठीक है, अभी देख लेते हैं उसका क्या होगा, मैं मेल कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, तो आज का जो बेसिकली हमने फोकस करना है, तो आज हमारा फोकस सेंसरशिप पे होगा और अगली क्लास में हमने प्राइवेसी के ऊपर बात करनी है। तो सेंसरशिप का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का तो आपने सुना होगा कि बेसिकली एक बहुत बड़ा वॉल बनाया गया था ताकि दुश्मनों को चाइना से बाहर रखा जा सके। आजकल जो है फायरवॉल लेके आए हैं और उस फायरवॉल का क्या मकसद है कि जितनी वेबसाइट्स चाइना के बाहर वाली हैं उनको या तो ब्लॉक कर दिया जाए या फिर उनकी ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाए। ठीक है, तो ये इस फायरवॉल को ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कहते हैं और बेसिकली ये बहुत मैसिव स्केल ऑफ मॉनिटरिंग और मैसिव स्केल ऑफ सेंसरशिप जो है वो अचीव की जा सकती है इसके थ्रू। और इसीलिए आप देखेंगे कि काफ़ी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो या तो चाइना में बैन है या फिर क्या होता है कि उनकी जगह कोई और चाइना में नेमुल बदल जो है वो एग्जिस्ट करता है। यानी टिकटॉक जो है वो भी चाइनीज़ है, फेसबुक की बजाय चाइनीज़ ने अपना एक सोशल मीडिया ये फ्रेंड्स नेटवर्क रखा हुआ है। गूगल सर्च की बजाय चाइना का एक अपना अलहदा सर्च इंजन है जिसमें पूरी तरह से वो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो अपना कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ चाइना ही सेंसरशिप करता है। आजकल पूरी दुनिया को आप देख लें तो इन सम फॉर्म सेंसरशिप हो रही होती है। उसकी स्केल डिफरेंट हो सकती है, कुछ ममालिक में बहुत सीवियर सेंसरशिप होती है, कुछ में कम होती है, पर होती हर जगह नॉनदलेस है। और सेंसरशिप बेसिकली है क्या है, तो आपकी गवर्नमेंट या फिर जो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बेसिकली डिसाइड करती हैं कि कौन सा कंटेंट जो है वो विजिबल होना चाहिए, कौन सा कंटेंट एक्सेसिबल होना चाहिए, क्या पब्लिश करने की इजाज़त होनी चाहिए और किस चीज़ को मुकम्मल तौर पे बैन करना है। ठीक है, तो ये सारा जो है सेंसरशिप के जुमरे में आता है। और आज हमने बेसिकली देखना है कि सेंसरशिप की क्यों जाती है, करने के तरीके क्या हैं, और अगर सेंसरशिप हुई है और आपने उसके बावजूद किसी सेंसर्ड वेबसाइट को या किसी सेंसर्ड एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या तरीका कार है। तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट सेंसर करती क्यों है। हाँ जी, एनी आइडियाज, सजेशन, आपके ख्याल में क्यों गवर्नमेंट सेंसर करती है? कम ऑन क्लास। तो एक वजह हो सकती है पॉलिटिकल फिलॉसफी, कि आपकी गवर्नमेंट की एक एक नजरिया होता है। फॉर एग्जांपल चाइना की बात करें तो वो एक चाइनीज सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो अगर उनके व्यू से हट के कोई और पार्टी, कोई और ग्रुप अपना व्यू लाना चाहता है तो हुकूमत जो है उसे सेंसर कर सकती है। यानी यूएस में फॉर एग्जांपल सोशलिस्ट जो पार्टीज होती हैं उनके ऊपर पाबंदी है। सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक हैं उनमें किसी भी पार्टी बनाने पे पाबंदी है, वो मोनर्की है और वहाँ पे बादशाह के अलावा किसी को इजाज़त नहीं है हुकूमत की। तो इन सारे ममालिक में फिर जो इनकी फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट जाते हैं उनको ब्लॉक किया जा सकता है। फिर रिलीजियस बिलीफ्स आ जाती हैं कि अगर किसी मुल्क में जो मेजॉरिटी व्यू एग्जिस्ट करता है, अगर उस मजहबी व्यू से हट के कोई बात करेगा तो इट इज़ पॉसिबल कि हुकूमत जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दे, उसे बैन कर दे। तो सोशल नॉर्म्स होते हैं कि कुछ आपका कल्चर है, कोई सकाफत है, कोई आपके कोई तरीका कार होता है, तो उससे हट के अगर कोई चीज़ होनी शुरू हो जाए तो इन दैट केस गवर्नमेंट जो है वो फैसला कर सकती हैं कि ये जो है हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो हम इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से सेंसरशिप हो सकती है कि आपका अगर किसी जगह पे आपको सिक्योरिटी थ्रेट है कि यहाँ पे हमला हो सकता है,
यहाँ कोई ऐसा ग्रोह है जो कि दहशतगर्द तंजीम है और वो अपनी वेबसाइट चला रही है, तो इन सारी चीज़ों को ब्लॉक किया जा सकता है ताकि लोगों को सिक्योर किया जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट और कॉपीराइट लॉज की वजह से पाबंदियां लग सकती हैं कि अगर किसी वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन या किसी ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से अगर मुल्क को कोई मुआशी नुकसान हो रहा है या फिर किसी कंपनी को कोई मुआशी नुकसान हो रहा है, तो वो जो है पाबंदी की बात कर सकते हैं, वो पाबंदी लगा सकते हैं। और आखिरी बात है, बाय द वे ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कंप्लीट नहीं, इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल बस देने थे कि आपको पता लग जाए कि सेंसरशिप होती क्यों है। और अगली चीज है कि राइट टू बी फॉरगॉटन, कि अगर किसी की कोई ऐसी बात है नेट के ऊपर, कोई ऐसा उसका आर्टिकल आ गया है या कोई ऐसी कोई तस्वीर है जो कि उसका बेसिकली मजाक बन जाएगा बेचारे का, ठीक है, तो इन दैट केस एक राइट टू बी फॉरगॉटन का लॉ कई जगहों पे होता है कि अगर कोई इंसान चाहे कि ये चीज मेरे बारे में है और मैं नहीं चाहता कि ये ऑनलाइन एग्जिस्ट करे, तो हुकूमत जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है इसके इस चीज को मुकम्मल तौर पे रिमूव कर दिया जाए। और इसके हम अभी एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल है कि पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले यूट्यूब और IMDb जो है इनको बैन कर दिया था। क्यों बैन किया था? क्योंकि इनके ऊपर ब्लास्फेमस कंटेंट पड़ा होता था। ठीक है, तो ब्लास्फेमस कंटेंट जो है उसकी पाकिस्तान में बिल्कुल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो उस वजह से अगर कोई चीज़ बैन होती है तो हुकूमत के अलावा फिर लोग जो है वो भी उस चीज़ के हक में होते हैं कि यस इसे बंद होना चाहिए। फिर एक वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर से इजरायली यूनिवर्सिटी के पेजेस जो हैं उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता था। यानी कुछ साल पहले मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ना था जो कि इजराइल की यूनिवर्सिटी है टेक्नियन, उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ था, तो उस पेपर को मैंने एक्सेस करने की कोशिश की थी तो वो पेज एक्सेस नहीं हो रहा था। ठीक है, कुछ दिन पहले अब मैंने इस लेक्चर को प्रिपेयर करते वक्त जब देखा तो वही वेबसाइट अब जो है पाकिस्तान के अंदर से एक्सेसिबल थी। अब आया ये पाकिस्तान की साइड पे पाबंदी लगी हुई थी या इजरायली साइड पे पाबंदी थी कि पाकिस्तानी जो है वो हमारे वेब पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसका आई एम नॉट श्योर। ठीक है, दोनों तरफ पाबंदी हो सकती है। फिर और एग्जांपल देखें तो जो ऑब्सीन कंटेंट होता है, अमूमन जो मुसलमान ममालिक हैं जो कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इस तरह के जो ममालिक हैं, उन जगहों पे इस किस्म की वेबसाइट पे मुकम्मल पाबंदी होती है। एक तो इन्हें एक्सेस करना भी मुश्किल होता है क्योंकि सेंसर कर दी गई होती है, और अगर एक्सेस करेंगी भी तो फिर कानून होते हैं जो कि आपको हुकूमत जेल में डाल सकती है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। फिर एक और सेंसरशिप की वजह होती है जो हमने अभी बात की थी कि कॉपीराइटेड या पायरेटेड मटेरियल जो है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। यानी इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि देखें, अगर कोई इंसान है जो कि कोई कंटेंट क्रिएट करता है, यानी कोई मूवी बनाता है, मूवी का प्रोड्यूसर है, या कोई किताब लिखता है, कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाता है, तो अब द थिंग इज कि वो उस चीज को बेचना चाहता है। पायरेसी में क्या होता है कि आप पायरेट वे पे जाके किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी मूवी को, गानों को, किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं मुफ्त में टॉरेंट के थ्रू। तो उस चीज का उस शख्स को नुकसान होगा जो कि ओरिजिनल क्रिएटर था, क्योंकि उसने पैसे कमाने थे। तो इन दैट केस हुकूमतें जो है वो पायरेट बे और इस तरह के जो टॉरेंट्स होते हैं, वेबसाइट पायरेसी वाली वेबसाइट होती हैं, यूजुअली उनको ब्लॉक कर देती है ताकि कॉपीराइट के कवानीन की खिलाफ वर्जी ना हो। और दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है वो साया हब का है। तो बेसिकली आपने कोई भी रिसर्च पेपर एक्सेस करना हो तो यूजुअली आपको एक पेपर एक्सेस करने के लिए को $20-30 देने पड़ते हैं। यानी इसका मतलब है कि कोई $5,000 दे के आपको एक 5 पेजेस का पेपर मिल जाता है। तो ये चीज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो लोगों ने फिर क्या शुरू किया, एक खातून ने शुरू किया बेसिकली कि उसने वेबसाइट बनाई साय हब, जहां पे दुनिया जहां के जो रिसर्च पेपर्स थे उनको आप मुफ्त में एक्सेस कर सकते थे। काम इलीगल है, पर इससे इंसानियत का फायदा हो रहा था कि जहां पे आपको एक 5 सफ़ों के पेपर को डाउनलोड करने के लिए $5,000 खर्च करने पड़ते थे, अब आप मुफ्त में कर सकते हैं।
ठीक है, यानी आप अंदाजा करें कि कोई रिसर्च जो कर रहा हो तो हमें अपनी रिसर्च के लिए कोई 50-100 पेपर बड़े आराम से डाउनलोड हो जाते हैं। तो 100 पेपर अगर एक्सेस करने के लिए हर पेपर पे आपको 5,000 रुपया खर्च करना पड़े तो 100 पेपर का मतलब है कि आप 5 लाख रुपए सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज बाकी काफी हेल्पफुल थी, पर बात वही आ जाती है कि हेल्पफुल तो है पर इट इज इलीगल। अगर किसी का पेपर है, किसी कंपनी का, वो उससे पैसा कमाना चाहती है तो वो उसका हक है, वो फिर मुफ्त में एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है फिर साय हाफ पायरेट पे इन साइट्स को बैन कर देती है। फिर अगला एग्जांपल है कि कंटेंट जो किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा हो, उसका मजाक उड़ा रहा हो या उसे ब्लैकमेल कर रहा हो, तो उसके खिलाफ भी गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेके उस पर पाबंदी लगा सकती है। और उसका एक एग्जांपल है कि कुछ साल पहले जो है बियोंसे का एक कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें कोई अजीब सी तस्वीर थी जो कि उसका बड़ा मजाक बन गया था, यानी वो वायरल हो गई थी, मीम बन गई थी। तो फिर उसके जो लॉयर्स थे उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा था कि इंटरनेट पे जहाँ जहाँ पे भी ये एग्जिस्ट कर रही है इसको रिमूव कर दिया जाए। तो लॉ तो उन्होंने फिर जज ने फिर ये रूलिंग पास की थी कि यस, इस चीज़ को रिमूव कर दें। तो मसला ये होता है कि इंटरनेट पे एक दफ़ा अगर एक चीज़ वायरल हो जाए तो उसे फिर रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आप लोगों के फ़ोन में पड़ी होती है, लोगों के कंप्यूटर्स में पड़ी होती है। अगर एक जगह से, एक वेबसाइट से रिमूव की जाएगी तो कोई और शख्स किसी और फोरम पे उसे अपलोड कर देगा। तो इसलिए ये कानून जो है, इस किस्म की सेंसरशिप जो है वो इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर एक और एग्जांपल है टेररिस्ट वेबसाइट्स का कि जिनकी वजह से कोई आपके मुल्क में सिक्योरिटी का खतरा हो तो हुकूमतें सबसे पहले इस चीज़ को बैन कर देती हैं ताकि आपके जो लोग हैं, सिटीजन हैं, वो एटलीस्ट सेफ रह सकें। फिर एक्सट्रीम सेंसरशिप होती है कि एक इलाके में आप इंटरनेट और कम्युनिकेशन ही मुकम्मल तौर पे बंद करते हैं। और इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि कहीं पे भी कोई धरना होना हो, जहाँ पे कहीं पे फौज ने कोई या पुलिस ने कार्रवाई करनी हो, या फिर आप लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई रिलीजियस प्रोसेशन गुजरना हो, फॉर एग्जांपल क्या होता है 12 रबीउल अव्वल का अगर प्रोसेशन गुजरना है या मुहर्रम में प्रोसेशन गुजरता है, तो फिर उस इलाके में या उस शहर में जो है आप देखते हैं कि एक ड्यूरेशन के लिए आपका इंटरनेट भी ख़त्म हो जाता है, आपके मोबाइल फ़ोन भी बंद हो जाते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि अगर वहाँ पे थ्रेट है अटैक की, तो फिर इंटरनेट वगैरह और मोबाइल फ़ोन और तमाम कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, ताकि अटैक करने वाला ग्रुप जो है और जो एक्चुअल अटैकर है वो आपस में कम्युनिकेट ना कर सकें और अटैक को जो है वो रोका जा सके। ठीक है, और आखिरी एग्जांपल है कि चाइना का, जो मैंने शुरू में बात की थी, तो चाइना की जो सेंसरशिप का एग्जांपल है वो एक बड़ा पेट एग्जांपल है कि वहाँ पे बेसिकली आप ये बात नहीं करते कि क्या चीज़ सेंसर हुई है, आप ये बात करते हैं क्या चीज़ सेंसर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेंसरशिप जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम है। जो भी चीज़ गवर्नमेंट को लगे कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है वो उस चीज़ को बैन कर सकते हैं, या फिर मॉनिटर कर सकते हैं कि जो भी ट्रैफिक गुजर रही है वो देख सकते हैं कि इस ट्रैफिक के अंदर, इन पैकेट्स के अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है, ताकि आपको पता, ताकि गवर्नमेंट को पता लग सके कि लोग क्या वेबसाइट देख रहे हैं, क्या मैसेजेस आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, और चाइना के अलावा अगर एक और एक्सट्रीम एग्जांपल देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया का, वहां पे भी जो है एक्सट्रीम सेंसरशिप है, हर चीज जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में ही होती है। एनी क्वेश्चन या सजेशन क्लास, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है, तो ये मैंने एक मैप विकीपीडिया से शेयर किया है और ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि दुनिया के ममालिक में किस जगह पे कितनी सेंसरशिप या सर्वेलेंस है। बाय द वे, सेंसरशिप का मतलब है कि किसी चीज को रोक देना, ब्लॉक कर देना, और सर्वेलेंस का मतलब है कि मॉनिटर करना कि लोग किस किस्म की चीजें जो है वो देख रहे हैं या किस किस्म के मैसेजेस आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है ये इस ग्राफ, इस फिगर के अंदर शोन है। और यहां से आपको नजर आ रहा है कि अगर आप पाकिस्तान का और दीगर और मुसलमान ममालिक का एग्जाम्पल लें, जहाँ चाइना के एग्जाम्पल लें, तो वहां पे बहुत लार्ज स्केल सेंसरशिप है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल लें तो रशिया आ जाता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कुछ आ जाती हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ठीक है,
यूएस में देखें, इंडिया में देखें तो इन्होंने शो किया हुआ है कि यहाँ पे माइनर सेंसरशिप है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर ये फिगर्स कितने रिलायबल हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जो है वो गवर्नमेंट की सेंसरशिप काफ़ी सीरियस होती है जहाँ पे वो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर का एग्जांपल लें तो वहाँ पे तो उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया था और कंप्लीटली उन्होंने कम्युनिकेशन लिंक जो है वो बंद कर दिए थे। तो इसलिए सेंसरशिप इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि ये क्यों इन्होंने यहाँ पे शो नहीं की, इनसे मिस हुई है या कोई इंटेंशनल था। ठीक है, उसके अलावा एग्जांपल है कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, तो वो आपको नजर आ रहा है कि वहाँ पे लिटिल टू माइनर इंटरनेट सेंसरशिप है। ठीक है, तो बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि जो एक्सट्रीमली लिबरल किस्म के ममालिक हैं उनमें सेंसरशिप का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। जो ज़्यादा कंजर्वेटिव ममालिक हैं या जहाँ पे कोई तहरीकें प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं तो वहाँ पे सेंसरशिप जो है वो और ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमने गवर्नमेंट सेंसरशिप की बात की है। दैट इज नॉट द ओनली टाइप ऑफ सेंसरशिप, वी आल्सो हैव प्राइवेट सेंसरशिप। पाकिस्तान किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद अपने तौर पे फैसला कर सकते हैं कि हमारे नेटवर्क में कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी वेबसाइट्स को या कौन से प्रोटोकॉल्स वगैरह को चलने की इजाज़त होगी। और इसकी वजह कुछ हो सकती है। एक वजह हो सकती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कह सकती है कि अगर हमने हर चीज की इजाजत दे दी तो प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, असर होगा। यानी कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सोशल मीडिया और यूट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कंपनी टाइम में कोई भी एम्प्लॉय जो है वो बैठ के फेसबुक और यूट्यूब ना कर रहा हो। ठीक है, यूएमटी का एग्जांपल है तो यूएमटी में भी सोशल मीडिया पे पाबंदी है, आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, वो यूएमटी की अपनी पॉलिसी है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी पाबंदी लगा सकती हैं कि बैंडविड्थ के पैसे लग रहे होते हैं और वो पैसे ज़ाया नहीं करना चाहते। यानी अगर किसी कंपनी में यूट्यूब से कोई उनका लेना देना नहीं है तो फिर कंपनी जो है अपने नेटवर्क में यूट्यूब ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगी ताकि लोग काम करें, वक्त ज़ाया ना करें और बैंडविड्थ ज़ाया ना करें यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा कंपनीज जो हैं वो प्रोटोकॉल को भी बैन कर सकती हैं। यानी कुछ जगहों पे गेमिंग वाले जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या गेम रिलेटेड पोर्ट्स जो होते हैं उन पे पाबंदी होती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज में कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के गेमिंग ना कर सकें। इसी तरह यूडीपी जो है वो कई जगहों पे ब्लॉक्ड होता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज में जितनी भी कम्युनिकेशन होनी है चांसेस आर वो टीसीपी पे होगी। यानी ईमेल्स होते हैं, मैसेजिंग होते हैं, वेब सर्वर होता है, तो वो सारा एचटीटीपी है जो कि टीसीपी के ऊपर है। तो अगर सब कुछ टीसीपी के ऊपर हो रहा है तो भाई यूडीपी आपको नहीं चाहिए, और यूडीपी जो है वो यूजुअली स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन दैट केस आपकी ऑर्गेनाइजेशन कह सकती है कि ठीक है हम यूडीपी को ब्लॉक कर देंगे। एनी क्वेश्चंस? सर इसका प्रोटोकॉल्स वाला पॉइंट दोबारा से बता दें। कौन सा पॉइंट? सर ये यूडीपी वाला। ओके, यूडीपी वाला पॉइंट का क्या मतलब है? देखें, आप किसी कंपनी में काम कर रही हैं तो कौन से आपको एप्लीकेशन है जो कि हर हाल में इस्तेमाल करनी होती हैं। कंपनी में अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपको वेब ब्राउजिंग चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपने जो है नेट पे जाके देखना होता है, कोई भी आपका कोई प्रोग्रामिंग का इशू हो, स्टैक ओवरफ्लो देखना है, गिटहब को एक्सेस करना है, ठीक है, कोई प्रोग्राम का आपको सैंपल चाहिए, कोई कोड स्निपेट चाहिए, तो उसके लिए आपको ब्राउजिंग की तो इजाजत होनी चाहिए। तो ब्राउजिंग टीसीपी के ऊपर होती है। फिर उस कंपनी में आपने जो है अपनी टीम के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने मातहतों के साथ मैसेजेस एक्सचेंज करने हैं, ईमेल एक्सचेंज करनी है। तो ईमेल किसके ऊपर होती है? टीसीपी के ऊपर। मैसेजेस किसके ऊपर होते हैं? वो भी टीसीपी के ऊपर होते हैं। तो क्या चीज है जो कि यूडीपी के ऊपर होती है? अगर आपने वीडियो देखनी है वो यूडीपी के ऊपर हो सकती है, टीसीपी पे भी होती है पर यूडीपी के ऊपर भी हो सकती है। अगर आपने गेमिंग करनी है, अगर आपने कोई ऑनलाइन क्रिकेट मैच देखना है, लाइव स्ट्रीम देखनी है, अगर आपने किसी के साथ वॉइस कॉल करनी है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोस्तों के साथ करनी है, तो ये सारे काम यूडीपी के ऊपर होते हैं और कंपनी में इस चीज की जरूरत नहीं होती।
तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कह सकती है कि ठीक है, रादर देन कि हम एक एक चीज को अलग-अलग करके ब्लॉक करें, हम एक सीधा सा रूल बना देते हैं कि इस कंपनी के नेटवर्क के ऊपर जो भी ट्रैफिक यूडीपी की है वो ड्रॉप हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो अब जो भी वक्त ज़ाया करने वाली एप्लीकेशन थी, आप वो नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। और जो कंपनी के काम के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल ईमेल, वेब ब्राउजिंग, मैसेजिंग, तो वो वैसे टीसीपी पे होता है, उसको किसी ने ब्लॉक नहीं किया। तो ये बेसिकली एक ब्लॉकिंग टाइप है कि आप रादर देन एक एक चीज को वन बाय वन ब्लॉक करें, आप उस प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर देते हैं जो कि इस ब्रॉड फैमिली ऑफ एप्लीकेशन को केटर करता हो। ठीक है, जॉब मिल गया आपको? जी सर। ऑलराइट, अगला जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है कि सेंसरशिप की कहाँ पे जाती है, यानी नेटवर्क में वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के थ्रू रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने सेंसरशिप के। सर हाँ जी, सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो प्रॉक्सी साइट होती है उस पे तो फिर यूडीपी चल जाती है, उन्होंने या क्या किया रिपीट होता करें, है? रिपीट। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने अभी बताया कि हम ड्रॉप कर सकते हैं यूडीपी को, तो सर जो प्रॉक्सी साइट होती हैं, ये मिसाल के तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी यार वालों उसमें ने अभी ना बाद में यूट्यूब आता है, बाद में आता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी वन बाय वन हम लेके चल रहे हैं, पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके तरीकेकार बता रहे हैं, सोल्यूशन पे बाद में आएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल पॉइंट की बात करें तो सेंसरशिप कहाँ पे होती है? एक सेंसरशिप हो सकती है आपकी जो इंटरनेट की बैकबोन होती है, जो आपके बेसिकली मुल्क के सारे नेटवर्क्स को, आईएसपीज को आपस में कनेक्ट करती है, और जो मुल्क के नेटवर्क को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती है, वो बैकबोन कहलाती है। तो एक सेंसरशिप बैकबोन के ऊपर हो सकती है कि जो भी ट्रैफिक मुल्क के अंदर आएगी या मुल्क से बाहर जाएगी, वो हुकूमत फैसला कर सकती है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। उसके अलावा इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स होते हैं, ये बेसिकली वो लोकेशन होती है जहां पे मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल अंदर वाले नेटवर्क्स हो या बाहर वाले नेटवर्क्स हो, उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो इस जगह को इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पे क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क की ट्रैफिक जहाँ से इस पॉइंट के थ्रू गुजरती है, तो ये भी एक बड़ी पेट लोकेशन है जहाँ पे सेंसरशिप के रूल्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। फिर आपकी जो कंपनी सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स या सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल करती है या फाइबर ऑप्टिक लिंक्स को कंट्रोल करती है, तो उस कंपनी को कहा जा सकता है कि जहाँ पे आपका बेसिकली हब है, जहाँ पे सारे लिंक्स कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पे एक सेंसरशिप के लिए हार्डवेयर लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी जो जगह पे आप सेंसरशिप कर सकते हैं वो होता है कि आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को जाके गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि आपने हमारी मर्जी के सेंसरशिप रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं। यानी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बेसिकली कंट्रोल करते हैं कि क्लाइंट को क्या क्या ट्रैफिक जा रही है, और क्लाइंट ने अगर कोई सर्वर अपलोड किया हुआ है अपना, तो उस आईएसपी के थ्रू सर्वर की ट्रैफिक जाएगी, तो वो भी आईएसपी पे डिसाइड कर सकती है कि इस ट्रैफिक को जाने देना है कि नहीं। और ये वॉलंटरी भी हो सकता है जैसे यूके में होता है, या मैंडेटरी हो सकता है रशिया चाइना में, कि वो आईएसपी को गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि क्या चीज कंट्रोल करनी है, किसको ब्लॉक करना है, और किसको जो है किसकी सर्वेलेंस करनी है। ठीक है, तो ये वॉलंटरी भी हो सकता है और ये मैंडेटरी भी हो सकता है। आगे चलें तो जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपना एक फायरवॉल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उस फायरवॉल के ऊपर बेसिकली रूल्स इंप्लीमेंटेड होंगे कि किस वेबसाइट को, किस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की इजाज़त होगी और किसको ब्लॉक कर देना है। और जैसे हमने पहले बात की थी कि ये जो रूल्स हैं या तो गवर्नमेंट कह सकती है ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर जैसे यूएमटी के केस में कि यूनिवर्सिटी ने खुद फैसला किया हुआ है कि हम यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स को एक्सेस करने की इजाजत नहीं देंगे। एक और सेंसरशिप होती है जो कि आपके पर्सनल डिवाइसेस के अंदर की जा सकती है, यानी गवर्नमेंट जो है
वो मैन्युफैक्चरर और जो वेंडर होता है उसको जाके कह सकते हैं कि तुमने हमारे मुल्क में अगर अपनी हार्डवेयर या कुछ, अगर तुमने अपने डिवाइसेस हमारे मुल्क में बेचने हैं तो फिर उनके अंदर एक बैकडोर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम अपने हुकूमत जो है जब चाहे उस बैकडोर के थ्रू उस फॉर एग्जांपल फोन को एक्सेस भी कर सके और उसमें जो भी प्राइवेट डेटा है उसको रीड भी कर सके। और पीछे एक बड़ा केस हुआ था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने आईफोन वालों को कहा था कि आईफोन डिवाइसेस में आप हमें कोई बैकडोर दें ताकि हमने किसी भी शख्स को टारगेट करना हो, उसे मॉनिटर करना हो तो हम आपके डिवाइस के थ्रू से कर सकें। ठीक है, पर इसमें काफ़ी पे लीगल इश्यूज आ जाते हैं। तो ये काम हुकूमतें, जो जिन हुकूमतों में कानून की पाबंदी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये काम करना मुश्किल होता है, पर जहाँ पे हुकूमत डिक्टेटरशिप है तो वहाँ पे उस हुकूमत को रोकना मुश्किल होता है। वो कह सकते हैं कंपनी को, पे कंपनी को उनकी बात माननी पड़ती है। अगर कंपनी उनकी बात नहीं मानेगी तो कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, जहाँ पे मालिकान को जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए एक बात की जाती है जो कि एक ज़माने में मजाक समझा जाता था, पर अब काफ़ी सीरियसली लोग कहते हैं कि अगर आपका फ़ोन बंद है, आपने स्विच ऑफ किया है और फिर आपने बातें अपनी कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कि आप नहीं चाहते दुनिया सुने, तो वो सेफ नहीं है। क्योंकि फ़ोन अगर स्विच ऑफ है तब भी वो बैटरी के साथ तो कनेक्टेड है ना, तो अगर उसके अंदर बैकडोर है तो आपकी सारी बातें गवर्नमेंट तक जा रही होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने कोई ऐसी बात करनी है जो कि ख़तरनाक है फॉर एग्जांपल, तो फिर पहले फ़ोन की बैटरी बाहर निकालें, उसके बाद बात करें। ऑलराइट, और कंट्रोल पॉइंट क्या हो सकता है? तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको हुकूमत ऑर्डर कर सकती है कि फलाना कंटेंट जो है वो फॉर एग्जांपल रिमूव कर दो या फलाने कंटेंट को ब्लॉक कर दो। यानी काफ़ी गवर्नमेंट्स है दुनिया में जो कि ट्विटर को कह देती हैं कि ये ट्वीट्स जो आपके ऊपर अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पे, इंसानों को या तो डिलीट किया जाए या फिर हमारे मुल्क के अंदर ब्लॉक किया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ट्विटर पे काफ़ी ट्वीट्स को जो कि मोदी के अगेंस्ट होती है उनको ब्लॉक करवा देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी को बेसिकली थ्रेट किया जाता है कि अगर तुमने हमारी मर्जी से ब्लॉक ना किया कंटेंट को तो फिर हम तुम्हें अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशन करने नहीं देंगे। एक और एग्जांपल है कि यूएस लॉ के तहत कंपनीज को इजाज़त नहीं है कि वो ईरान के साथ डील कर सके, तो इसलिए ईरान में जो है यानी यूएस जो है वो पे काफ़ी कंपनीज को बैन कर देता है कि वो ईरान में अपना कोई ईरान को एक्सेस दें अपना कंटेंट या ईरान के कंटेंट को अपने ऊपर शो करें। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन लेवल पे फिर आपकी सेंसरशिप आ जाती है। फिर एक और इंटरेस्टिंग सेंसरशिप होती है जो कि सर्टिफिकेट के लेवल पे होती है। यानी आपकी जो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ होती हैं, यानी हमने सर्टिफिकेट वाले लेक्चर में बात की थी, मैं रीकैप कर दूं कि बेसिकली अगर किसी कंपनी ने अपनी वेबसाइट को अपलोड किया हुआ है तो वो कैसे दुनिया में साबित करेंगे कि ये वेबसाइट हमारी है? तो बेसिकली वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट लेते हैं और उस सर्टिफिकेट में बेसिकली एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। और प्राइवेट की जो है वो कंपनी के पास ही रहती है और पब्लिक की जो है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी पूरी दुनिया में जो है वो फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। ठीक है, तो हुकूमत क्या कर सकती है कि हुकूमत सर्टिफिकेट अथॉरिटीज को कह सकती है कि तुमने जो भी फॉर एग्जांपल X.509 का सर्टिफिकेट जनरेट किया है वो तुमने ओरिजिनल जो मालिक है जिसने मांगे तुम्हारे से उसे तो दे दो, उसके अलावा हमें भी दे दो, ताकि अगर उस मालिक ने प्राइवेट की के साथ कोई चीज़ इंक्रिप्ट की है या पब्लिक की के साथ कोई चीज़ इंक्रिप्टेड है तो हमारे पास दोनों कीज अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हम जब भी चाहें उस ट्रैफिक को बीच में से कैप्चर करके उन कीज को इस्तेमाल करके वो डेटा जो है वो रीड कर सकें।
और TLS जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट को इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, और अगर वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के हाथ में है तो फिर गवर्नमेंट जब चाहे उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करके रीड कर सकती है। फिर कंट्रोल पॉइंट CDN हो सकता है, यानी आजकल किसी ने भी अपना कंटेंट जो है वो दुनिया में शो करना है, दुनिया को एक्सेसिबल करना है, तो वो अपना सर्वर लगाने की बजाय वो किसी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के पास चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल हो सकता है, गूगल का अपना जो है क्लाउड है, अमेजोन का अपना क्लाउड है, आकामाई का अपना क्लाउड है, तो उन सारों पे इस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि क्योंकि सारी दुनिया इन्हीं कंपनीज के थ्रू कंटेंट को स्प्रेड कर रही है, तो गवर्नमेंट पे बाकियों के पास जाने की बजाय इस कंपनी के पास ही आ जाती है और कहती है कि हम डिसाइड करेंगे कि क्या कंटेंट ब्लॉक होगा क्या नहीं होगा। एनी क्वेश्चंस क्लास? ठीक है, तो ये हमने बात कर दी कि सेंसरशिप किस किस जगह पे की जा सकती है। अब हमने देखना है कि एक्चुअली सेंसरशिप अचीव कैसे होती है। ठीक है, काफी डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी गवर्नमेंट जो है किसी कंटेंट को सेंसर कर सकती है। एक अप्रोच है IP एड्रेस ब्लॉकिंग, यानी सबसे सिंपल कि अगर आपने किसी कंटेंट को ब्लॉक किया है, करना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि वो कंटेंट आ कहां से रहा है, जिस मशीन से आ रहा है उस मशीन का IP एड्रेस क्या है, तो उस IP एड्रेस को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब वो IP एड्रेस अगर ब्लॉक है तो अब होगा क्या? लेट सपोज UMT ने जो है फेसबुक को ब्लॉक किया है और UMT फेसबुक के IP एड्रेस को ब्लॉक किया हुआ है, तो अब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फेसबुक के सर्वर तक जाएगी, सर्वर से एक रिस्पांस आएगी UMT के फायरवॉल पे, और फायरवॉल देखेगा कि इस पैकेट का जो सोर्स IP एड्रेस है वो फेसबुक के सर्वर का IP एड्रेस है विच हैज बीन ब्लैक लिस्टेड। तो फायरवॉल जो है उस पैकेट को वहीं पे ड्रॉप कर देगा। इस अप्रोच में मसला ये होता है कि अगर एक ऐसा सर्वर है जिसके ऊपर मल्टीपल डिफरेंट वेबसाइट्स होस्टेड हैं, जिनमें से सिर्फ एक को सेंसर करना था, बाकी जो है वो लेजिटिमेट थी, तो IP एड्रेस ब्लॉकिंग का मसला क्या होता है कि IP एड्रेस की बेसिस पे उस मशीन से आने वाली सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। तो दैट मीन्स कि जिस वेबसाइट को सेंसर करना था वो तो ब्लॉक होगी, उसके अलावा जितनी और वेबसाइट्स उस मशीन के ऊपर होस्टेड थी वो सारी भी ब्लॉक हो जाएंगी, और ये हमारा मकसद नहीं था। तो फिर और क्या तरीके होते हैं सेंसरशिप के? एक और तरीका होता है डोमेन नेम सिस्टम फिल्टरिंग का, या रीडायरेक्शन। DNS बेसिकली क्या होता है कि आपने किसी भी वेब पेज को एक्सेस करना है, आप ब्राउजर में URL डाल के एंटर दबाते हैं, पहले एक रिक्वेस्ट जाती है DNS सर्वर को, वो DNS सर्वर आपको बताते हैं कि इस URL के इस डोमेन की कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस क्या है, और वो आपको वो IP एड्रेस जब बता देगा तो ब्राउजर अब उस IP एड्रेस पे अपनी रिक्वेस्ट भेजता है और उसके रिस्पांस में फिर एक्चुअल वेबसाइट आनी शुरू हो जाती है। ये DNS का कॉन्सेप्ट है। सेंसरशिप में क्या हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किसी डोमेन को सेंसर करना है, ब्लॉक करना है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में किसी डोमेन को ब्लॉक करना है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, वो सारे DNS को कह देगी कि अगर तुम्हें इस डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट आई तो तुमने IP एड्रेस नहीं देना उस डोमेन का, या फिर तुमने उन्हें कोई ऐसा IP एड्रेस देना है कि अगर उस IP एड्रेस पे कोई HTTP रिक्वेस्ट भेजी गई तो रिस्पांस में एक ऐसा वेब पेज डिस्प्ले होगा जो कि मैसेज शो कर रहा होगा कि दिस वेबसाइट हैज बीन ब्लॉक्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह का कोई मैसेज होगा। तो ये दोनों चीजें हो सकती है कि यहाँ तो जवाब ही नहीं देगा, यहाँ पे कोई ऐसा IP एड्रेस जवाब में दे देगा जिस IP एड्रेस पे वेब पेज पड़ा हुआ है वो एक एरर मैसेज है जो कि यूजर को बता दे कि पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर इस चीज पे पाबंदी लगाई हुई है। सर DNS का काम क्या होता है? कि आपने URL स्पेसिफाई किए, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको IP एड्रेस बता देगा।
आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम, ठीक है। अब आपके क्लास में जितने भी लोग हैं उन्हें आपका नाम याद होगा और बड़े आराम से याद हो जाएगा, पर उन्हें फोन नंबर याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर कितने 7 डिजिट्स होते हैं, कितने 10 डिजिट्स होते हैं, 11 डिजिट्स। तो 11 डिजिट याद करना मुश्किल है, नाम याद रखना आसान है। तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टरी में आपका नाम लिखेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका फ़ोन नंबर लिखेंगे। अब अगर आपको फ़ोन करना है तो डायरेक्टरी में आपका नाम ढूंढेंगे और उस नाम की कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ़ोन है उस पर आपको कॉल करेंगे। ठीक है, ये इंसानों का बिहेवियर है, इंसानों की साइकोलॉजी, दिमाग ऐसे चलता है कि नंबर याद रखने मुश्किल है, नाम याद रखने आसान है। तो वही बात डीएनएस का भी यही मकसद है कि डीए आपको इंटरनेट पे सारी कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस की बेसिस पे होती है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि lms.umt का आईपी एड्रेस क्या है, google.com का आईपी एड्रेस क्या है, gmail.com का आईपी एड्रेस क्या है, jio.tv का आईपी एड्रेस क्या है, तो ये नाम आपको सारे याद होंगे, पर उन मशीन का आईपी एड्रेस आपके लिए दिमाग में याद रखना बहुत मुश्किल है। तो डीएनएस का ये मकसद होता है कि आप उन्हें नाम बता देते हैं और वो आपको जवाब में आईपी एड्रेस बता देते हैं, और इंटरनेट में सारी कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस पे होती है। तो एक दफा आईपी एड्रेस मिल गया, अब आप उस आईपी एड्रेस पे अपनी जो भी रिक्वेस्ट है भेज सकते हैं। समझ आ गई आपको? क्लास, एनी अदर क्वेश्चन? ऑलराइट, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरी चीज है कि डीएनएस फिल्टरिंग में फिर गवर्नमेंट ये भी रूल पास कर सकती है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर से आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वाली डीएनएस को ही एक्सेस कर सकते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अगर कोई डोमेन ब्लॉक्ड है और डीएनएस आपको उस डोमेन का आईपी एड्रेस नहीं बता रही पाकिस्तानी, तो आप पाकिस्तान से बाहर वाली डीएनएस को रिक्वेस्ट भेज दें। बड़ा आसान होता है, ब्राउजर की सेटिंग में जाके आप स्पेसिफाई कर दें कि ये डीएनएस इस्तेमाल करनी है, उसमें कोई ऐसा आईपी एड्रेस दे दें जो पाकिस्तान से बाहर का है, तो वहां पे क्यों की पाबंदी नहीं है, तो वो आपको बता देगा कि इस डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है। तो वो तो सारा मकसद ही मारा गया। तो गवर्नमेंट पे रूल बना सकती है कि पाकिस्तान के अंदर से किसी एक्सटर्नल डीएनएस को एक्सेस नहीं किया जा सकता, और वो इंप्लीमेंट करने का आसान तरीका है कि उस डीएनएस का जो आईपी एड्रेस है उसे आप ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो ये एक और सेंसरशिप अप्रोच होगी। तीसरी पे आ जाएं तो आपकी यूआरएल फिल्टरिंग होती है। यूआरएल फिल्टरिंग का क्या मतलब है कि आपकी जो भी वेबसाइट है जो आपने स्पेसिफाई की है उसमें आपने एक यूआरएल स्पेसिफाई किया है, और यूआरएल के अंदर आपने देखा होगा कि इन सम केसेस जो आखिरी फॉरवर्ड स्लैश होता है उसके बाद कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं, यानी गूगल सर्च किया है तो जो भी चीज सर्च की है वो यूआरएल के अंदर नजर आ रही होती है आपको। तो सेंसरशिप में क्या हो सकता है कि जो भी यूआरएल है उसे स्कैन किया जाए और उसमें अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिस पे पाबंदी है तो वो आपका पैकेट वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। यानी आपने एक HTTP पैकेट जनरेट किया जिसके अंदर यूआरएल लिखी हुई थी हेडर के अंदर, उस यूआरएल के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज थे जिन पे पाबंदी है, तो वो पूरे का पूरा पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा। फिर पैकेट फिल्टरिंग होती है कि अगर किसी पैकेट में, यानी पैकेट को अगर स्टडी किया गया और उसके अंदर नजर आया कि कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो कि पाबंदी है जिन पे, तो फिर उन पैकेज को, चाहे वो HTTP के हों चाहे किसी और प्रोटोकॉल के हों, उन पैकेज को ड्रॉप किया जा सकता है। और बल्कि सिर्फ ड्रॉप ही नहीं किया जा सकता, फिर उसका जो सोर्स एड्रेस है उस पर भी, उस आईपी एड्रेस को भी ब्लॉक किया जा सकता है। पर यहाँ पे एक चीज याद रखें कि आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग करना आसान है, क्योंकि हेडर के अंदर आईपी एड्रेस होते हैं, आप उसे देख के ब्लॉक करते हैं। डीएनएस ब्लॉकिंग करना भी आसान है। यूआरएल फिल्टरिंग और पैकेट फिल्टरिंग जो है ये थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके फायरवॉल पे पैकेट आया है, अब वो पैकेट पहले कंप्यूटर देखेगा कि इसके अंदर डेटा क्या पड़ा हुआ है, उस डेटा के अंदर कीवर्ड कौन से हैं,
तो हर पैकेट के ऊपर अगर वो सर्च करना शुरू कर दे तो वो तो बड़ा मसला हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिलेज इनकर होने शुरू हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को बाय द वे डीप पैकेट इंस्पेक्शन कहते हैं, कि जो पैकेट आया है आपने सिर्फ उसका हेडर ही नहीं देखा, क्योंकि हेडर तो हर राउटर देखता है, आपने हेडर के अलावा उसका पेलोड भी देखा कि उसके अंदर डेटा क्या पड़ा हुआ है। अब अगर आप डेटा भी पढ़ना शुरू कर दें, ऊपर से उसे मैच करना शुरू कर दें डेटाबेस में कीवर्ड्स के साथ, तो वो जो है वो पे काफी सीरियस मसला हो जाता है, वो फिर आपका सिस्टम बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे फिर अगर आपने करना ही है तो फिर आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है, यानी अगर 1000 पैकेट आ रहे हैं तो उनमें से सिर्फ एक पैकेट देख लिया कि ठीक है स्लो डाउन होगा, पर सिर्फ एक पैकेट नहीं होगा, बाकी 999 वो तो गुजर जाएंगे तेजी से। ठीक है, तो ये कुछ और तरीके सेंसरशिप के हैं। एनी क्वेश्चन? और फिर सेंसरशिप हो सकती है कंप्लीट डिस्कनेक्शन, जो मैंने शुरू में बात की थी कि कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे लोग ज्यादा इकट्ठे हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आपका पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाता है। आप राउटर्स को शट ऑफ कर देंगे, जो कम्युनिकेशन लिंक है उन्हें बंद कर देंगे, ठीक है, हार्डवेयर जो है उसे खत्म कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, कुछ भी किया जा सकता है, आप पूरे नेटवर्क पे बंद कर दें। फिर पोर्टल सेंसरशिप होती है या सर्च रिजल्ट रिमूवल। इसका क्या मतलब है कि आप गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च करते हैं तो इन सम केसेस नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि some search results were not displayed because of, और आगे जो भी कानून है वो मेंशन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई कॉपीराइटेड मटेरियल है या कोई ऐसा मटेरियल है जो कि आपके मुल्क के अंदर ही लीगल है, तो क्या होता है कि गूगल सर्च करता है और वो सारे पेजेस जो है गूगल के सर्च में तो होते हैं, पर जो एंड पे रिजल्ट शो किया जाता है उसके अंदर से वो निकाल दिया जाता है। और उसका एक एग्जांपल है कि जैसे जर्मनी और फ्रांस के अंदर अगर कोई नियो नाजी वेबसाइट है, नियो नाजी बेसिकली ग्रुप है जो कि रेसिस्ट हैं, जो कि मुसलमानों, यहूदियों, ब्लैक जो लोग हैं उनके खिलाफ हैं, ठीक है, और काफी नफरत और कत्लो गादत की बात करते हैं, तो बाय जर्मन एंड फ्रेंच लॉ गूगल के ऊपर पाबंदी है कि उन ग्रुप्स की जो वेबसाइट्स हैं वो कभी भी अपने सर्च रिजल्ट के अंदर शो नहीं करती। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर उस वेबसाइट का नाम किसी को नहीं पता था और वो सर्च के थ्रू ही नाम ढूंढना था, तो अब उसे सर्च के थ्रू नहीं मिलेगा। पर जैसे अगर किसी को उस वेबसाइट का नाम पता है, डोमेन नेम पता है, यूआरएल पता है, तो फिर उसे सर्च चाहिए ही नहीं थी, फिर तो वो डायरेक्ट अपने ब्राउजर में लिख के एंटर दबा दें, वो वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये जो सेंसरशिप, ये वाली सेंसरशिप है, ये सिर्फ सर्च रिजल्ट्स और पोर्टल के ऊपर जो डेटा लिस्ट हो रहा होता है उसी को सेंसर करती है, उसके अलावा नहीं सेंसर करती। और एक और थोड़ा डिफरेंट जो सेंसरशिप का तरीका होता है वो होता है कि आप नेटवर्क को ही अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल डिनाइल ऑफ सर्विस या वेबसाइट डिफेसमेंट अटैक होता क्या है, और ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान और इंडिया का अगर एग्जांपल है। आए दिन खबर आई होती है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने जो है इंडियन गवर्नमेंट की साइट के ऊपर पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया, जहाँ पे इंडियन हैकर्स ने पाकिस्तानी किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो उसका मकसद यही होता है कि दुनिया में कोई भी शख्स जो है इन वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। और सिर्फ वेबसाइट नहीं, कोई भी ऑनलाइन सर्विस हो उसको आप डिनाइल ऑफ सर्विस के थ्रू बाकी दुनिया के लिए एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल कर देते हैं। एनी क्वेश्चंस? यानी अब तक आपको क्लियर होना चाहिए कि सेंसरशिप हो क्यों नहीं है, कहां पे की जाती है, किन स्पॉट्स पे, किन पॉइंट्स पे, और सेंसरशिप अचीव करने के डिफरेंट तरीके क्या हैं। अब हमने देखना है कि अगर कोई वेबसाइट या कोई सर्विस सेंसर्ड है तो आप उस सेंसरशिप को सर्कमवेंट कैसे करते हैं। सर्कमवेंट का मतलब है कि कोई चीज ब्लॉक है तो आप साइड से गुजर के उसे एक्सेस कर लें। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप कोई सेंसर्ड वेबसाइट को, जो मैं तरीके कवर कराऊंगा, इनके थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं
तो वो एक्सेस तो हो जाएगा, पर अंडर जिस भी मुल्क में है उस मुल्क के लॉ के मुताबिक इस चीज की इजाजत नहीं होती। यानी अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज को सेंसर किया है तो ऑब्वियसली किसी मकसद की वजह से किया है, तो फिर अगर सेंसर्ड है तो आप उस चीज को एक्सेस अगर करेंगे तो दैट वुड बी इलीगल। थैंक यू। ठीक है, तो क्या तरीके हैं सर्कमवेंशन के? एक जो सबसे कॉमन तरीका है और जो शायद आप में से काफी लोग इस्तेमाल भी करते हो, वो तरीका है प्रॉक्सीज और टॉर ब्राउजर का। यानी बेसिकली ये करते क्या है, अगर कोई भी आईपी एड्रेस, कोई भी प्रोटोकॉल या कोई भी कीवर्ड अगर ब्लॉक्ड है तो आप उस कंटेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसका तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट जो सर्वर था उसे डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजते, ठीक है, आप प्रॉक्सी के थ्रू भेजते। प्रॉक्सी क्या होती है? एक ऐसी मशीन होती है जिसे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, यानी मैं चीज ड्रॉ करके आपको शो करता हूं। प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपकी मशीन है, ये सर्वर है। एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजें और रिस्पांस आ जाए। इस केस में क्या होगा कि अगर रिस्पांस आई और उसका जो सोर्स आईपी एड्रेस था वो ब्लॉक्ड था, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे और उस सर्वर के ऊपर आपके मुल्क का आईपी एड्रेस ब्लॉक्ड है, यानी दोनों तरफ ब्लॉकिंग हो सकती है। पाकिस्तान एंड पे भी ब्लॉकिंग हो सकती है कि इस सर्वर से जो ट्रैफिक आएगी वो ब्लॉक्ड है, और उस सर्वर एंड पे भी ब्लॉकिंग हो सकती है कि पाकिस्तान से जो रिक्वेस्ट आएगी वो ब्लॉक्ड है। तो इन बोथ केसेस क्या होगा कि या तो आपकी रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाएगी या फिर आपकी रिस्पांस ड्रॉप हो जाएगी। इन बोथ केसेस आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, एक इलाज है प्रॉक्सीज। आप एक प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे ये कंटेंट चाहिए। प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट के ऊपर जो, यानी ये रिक्वेस्ट ओरिजिनल थी, इस यानी पूरा पैकेट रिसीव हुआ है, इसमें आईपी हेडर है, टीसीपी हेडर है, एप्लीकेशन लेयर हेडर है, पूरा कंप्लीट पैकेट है। प्रॉक्सी क्या करेगी? इसके ऊपर एक नया हेडर लगाएगी, फॉर एग्जांपल आईपी का। उसके अंदर सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो अपना होगा और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो तो डेस्टिनेशन का ही है। अब ये पैकेट जब भेजा जाएगा तो ये मशीन देखेगी कि इस पैकेट की सोर्स क्या है। तो सोर्स पाकिस्तानी मशीन नहीं है, सोर्स प्रॉक्सी वाली मशीन है। तो वो कहेगा कि ठीक है, ये आईपी एड्रेस ब्लॉक नहीं था, तो वो रिस्पॉन्ड कर देगा। वो पैकेट जब रिसीव होगा इस प्रॉक्सी पे, तो इसके ऊपर जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा, अब ये प्रॉक्सी अपना एक नया हेडर लगाएगी जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस उस सर्वर का नहीं होगा, अपना होगा। तो ये पैकेट जब राउटर पे आएगा पाकिस्तानी, तो वो देखेगा कि इसका सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो इस मशीन का है, तो ये वाला आईपी एड्रेस तो हमने ब्लॉक नहीं किया था ना, ठीक है। तो वो उस पैकेट को आगे जाने देगा, और जब वो आपकी मशीन तक पहुंच जाएगा तो उस पैकेट पास से ये वाला हेडर रिमूव होगा। तो अंदर से जो हेडर निकलेगा, वो अंदर से जो पैकेट निकलेगा वो बेसिकली ये पैकेट होगा जो कि इस मशीन ने सेंड किया था। आप ये समझ लें कि आप अगर अपने हाथ में एक बंदूक पकड़ के यूएमटी के गेट पे आते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको रोक देगा, ठीक है। पर अगर फलों के टोकरे के अंदर बंदूक रखी हुई है तो यूएमटी का गेट समझेगा कि ये तो फलों का टोकरा आ रहा है, वो आपको जाने देगा, उसके अंदर बंदूक पड़ी होगी। ये बेसिकली यही काम हुआ है इधर, कि सर्वर ने जो चीज भेजी है वो इलीगल थी, पर प्रॉक्सी ने उसे ऐसे फलों के टोकरे के अंदर लपेटा है कि वो जब फायरवॉल पे पाकिस्तानी साइड पे रिसीव होगा तो उसे लगेगा कि ये फल है और वो उसे आगे गुजरने देगा। और ये जो है प्रॉक्सी सिर्फ आईपी एड्रेस को मॉडिफाई नहीं करेगी। अगर आपकी ब्लॉकिंग जो है वो किसी प्रोटोकॉल की बेसिस पे है,
ठीक है। तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि जो भी प्रोटोकॉल था, फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन ने यूडीपी ब्लॉक की हुई है, तो आप प्रॉक्सी को कह सकते हैं कि तुम्हारे पास जो पैकेट आएगा वो यूडीपी का पैकेट होगा, पर उसके ऊपर जो तुम हेडर अटैच करोगे अपना, उसके अंदर तुम टीसीपी लिख देना, क्योंकि टीसीपी जो है वो हमारे फायरवॉल पे ब्लॉक नहीं है। अगर तुमने यूडीपी लिखा तो वो तो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से जब पैकेट रिसीव होगा, फायरवॉल देखेगा कि टीसीपी क्या है, वो उसे गुजरने देगा। जब पैकेट रिसीव हो जाएगा तो एंड मशीन जो है उसके ऊपर से टॉप वाला हेडर रिमूव कर देगी, अंदर से जो ओरिजिनल पैकेट निकलेगा वो यूडीपी का होगा। और सिमिलरली अगर कोई कीवर्ड ब्लॉक्ड है तो बेसिकली फायरवॉल जो है वो पैकेट के अंदर लफ्जों को देखेगा कि क्या अंदर लिखा हुआ है। तो आप प्रॉक्सी को कह सकते हैं कि जो भी पैकेट आएगा उसे इनक्रिप्ट कर दो डेटा को। तो डेटा अगर इनक्रिप्टेड हुआ तो फिर फायरवॉल उसे रीड नहीं कर सकेगा। अगर फायरवॉल उसे रीड ना कर सका तो उसका फिर बेसिकली उसको वो गार्बेज नजर आएगी, वो उसे ब्लॉक, वो समझ नहीं सकेगा, कीवर्ड आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा और इस वजह से ब्लॉक भी नहीं कर सकेगा। एनी क्वेश्चन क्लास? तो ये हमने प्रॉक्सी का एग्जांपल दिया। टॉर ब्राउजर जो है वो भी यही काम करते हैं, पर एक ज्यादा आसान तरीके से, कि आप सीधा ब्राउजर खोलें, वो आपको किसी प्रॉक्सी से कनेक्ट नहीं करना पड़ता, वो ब्राउजर ऑटोमेटिकली किसी और मशीन से कनेक्ट करेगा, वो मशीन आगे किसी और मशीन से कनेक्ट करेगी और वो मशीन आगे जो है किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगी। तो इतनी ज्यादा हॉप्स के थ्रू जो है वो आपकी ट्रैफिक जाएगी और इतनी ज्यादा हॉप्स के थ्रू रिस्पॉन्स आप तक पहुंचेगी। तो वो जो है बीच में इंक्रिप्शन भी होगी, प्रोटोकॉल भी अगर आपने हाइड करना हो गया होगा, और आईपी एड्रेस जो है वो भी चेंज हो गया होगा। और इसी वजह से आपने अगर पाकिस्तान में किसी ब्लॉग वेबसाइट को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब को, जब वो ब्लॉक थी तो तब जो है आप टॉर ब्राउजर में यूट्यूब खोलने वो बड़े आराम से खुल जाता था। पर जहां पे एक बात आपने याद रखनी है, और वो बात ये है कि अगर आपकी आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, एक वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक्ड है, आप उस वेबसाइट को प्रॉक्सी के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आपकी प्रॉक्सी भी पाकिस्तान के अंदर ही एग्जिस्ट करती है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को करेंगे, प्रॉक्सी पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से प्रॉक्सी उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगी। तो क्योंकि प्रॉक्सी भी पाकिस्तान में ही है तो वो रिस्पांस जो है वो फायरवॉल, पाकिस्तान के फायरवॉल पे आएगी तो वहीं पे ड्रॉप हो जाएगी। तो आपको कोई ऐसी प्रॉक्सी चाहिए जो कि पाकिस्तान से बाहर हो, ताकि आप उसे रिक्वेस्ट भेजें, वो सर्वर को भेजे। अब उस मुल्क में अगर सेंसरशिप नहीं है तो सर्वर का पैकेट उस प्रॉक्सी तक पहुंच जाएगा, फिर प्रॉक्सी जो है उसे अपने एक अलग नए हेडर के अंदर लपेट देगी ताकि आईपी एड्रेस वगैरह चेंज हो जाए, और फिर वो पाकिस्तान पैकेट भेजेगी तो वो ड्रॉप नहीं होगा। एनी क्वेश्चंस क्लास? एक और सर्कमवेंशन का तरीका है अल्टरनेटिव डीएनएस, और ये भी पाकिस्तान में आप अपने ब्राउजर में बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। इन सम केसेस क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो मैसेज आ जाता है कि डीएनएस अनएबल टू रिजॉल्व नेम। तो रिजॉल्व नेम करने में अगर वो अनएबल है तो उसका मतलब यही है कि वो पाकिस्तानी डीएनएस को आपकी रिक्वेस्ट गई थी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डीएनएस पे पाबंदी लगाई है कि इस डोमेन को आपने रिजॉल्व नहीं करना, इस डोमेन का आईपी एड्रेस नहीं बताना। तो जब इस तरीके से आपको मैसेज आए ना कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर सिंपल तरीका होता है कि आप अपने डीएनएस का आईपी एड्रेस ही चेंज कर दें। यानी एक होता है बाय डिफॉल्ट, आप जब आईएसपी से कनेक्शन खरीदते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर को बता देते हैं कि डीएनएस क्वेरी जो है फलाने एड्रेस पे करनी है, और वो फलाना आईपी एड्रेस जो है वो आईएसपी का अपना होता है, आईएसपी के अपने डीएनएस का होता है। सॉरी, तो अल्टरनेटिव डीएनएस क्या होगा? फॉर एग्जांपल आप 8.8.8.8 स्पेसिफाई करते हैं, ये डीएनएस जो है, ये आईपी एड्रेस जो है ये गूगल के डीएनएस का है। तो अब अगर गूगल के डीएनएस को आपकी रिक्वेस्ट जा रही है तो ऑब्वियसली वो तो सेंसर्ड नहीं है ना, तो वो आपके कंप्यूटर को बता, आपके ब्राउजर को बता देगा कि इस यूआरएल के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, और ऑटोमेटिकली वो पेज जो है लोड हो जाएगा।
अगर उसके बावजूद आपको मैसेज आ रहा है तो फिर मतलब है कि सेंसरशिप का इशू नहीं है, फिर मसला ये है कि आपने जो यूआरएल स्पेसिफाई किया है उसी के अंदर कोई मसला है, तो फिर अपनी यूआरएल को ठीक करें। ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। यानी मैंने अपने मशीन पे एक ज़माने में 8.8 वाला डीएनएस लगाया हुआ था, क्योंकि गूगल का है तो बेसिकली हर दफ़ा मेरे डीएनएस का मुझे कभी मसला नहीं आता था। और यहाँ पे मैं आपको एक और मशवरा दे दूँ, वो ये है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल यूएमटी में, ये मैंने किया था बाय द वे, मेरे यूएमटी के जो मशीन थी उसमें मैंने डीएनएस का आईपी एड्रेस ये स्पेसिफाई किया था। तो मसला क्या हुआ था कि अब यूएमटी के अंदर वाले जो साइट्स होती थी, यानी यूएमटी का जो ईमेल सर्वर था, एलएमएस सर्वर था, यूएमटी का कौन सा सर्वर है और पोर्टल है, तो इन पेजेस को जब भी मैं एक्सेस करना चाहता था तो वो कह देता था कि डीएनएस नॉट रिजॉल्व्ड। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मेरी रिक्वेस्ट गूगल के डीएनएस को जाती थी और गूगल के डीएनएस में यूएमटी के जो अपने सर्वर थे इंटरनल, उनका कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता था। तो इसीलिए फिर मुझे दोबारा यूएमटी का आईपी एड्रेस ही स्पेसिफाई करना पड़ा डीएनएस का, ताकि यूएमटी के अंदर वाले जो सर्वर हैं उनका मुझे जब आईपी एड्रेस चाहिए हो तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए। तो ये आपने देखना होता है कि एक्सटर्नल वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए तो आपको मसला नहीं पड़ेगा अगर आप 8.8.8.8 करें, पर इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाली प्राइवेट सर्वर्स हैं वो फिर डीएनएस आपको उनका आईपी एड्रेस नहीं बता सकेगा। तो उनके लिए फिर यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो डीएनएस आईपी स्पेसिफाई किए वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस हो। ठीक है, ऑल राइट। और अगली बात ये है कि इन केस आपको आईपी एड्रेस वैसे ही पता है तो फिर आप डीएनएस इस्तेमाल ही ना करें, यानी फिर आप ब्राउजर में यूआरएल ना लिखें, फिर आप ब्राउजर में डायरेक्ट उस सर्वर का आईपी एड्रेस दे दें। वो आईपी एड्रेस डालेंगे तो सर्वर का जो होम पेज है वो आपकी मशीन पे आ जाएगा। यानी आपको आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उसके साथ जो वेब सर्वर का पोर्ट नंबर होता है, विच कैन बी 80 या 8080 या HTTPS के केस में कोई और पोर्ट नंबर होता है, तो आप सिर्फ आईपी एड्रेस कोलन पोर्ट नंबर ये स्पेसिफाई कर दें, आपका वेब पेज खुल जाएगा। फिर आपको आपके ब्राउजर को डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजनी नहीं पड़ेगी। और आईपी एड्रेस पता करना इतना मुश्किल नहीं होता। आप जो है नेट पे जाके देख लें कि आप गूगल कर लें कि ये वेब सर्वर है, वेब पेज है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो इन सम केसेस वो आपको नेट पे मिल जाते हैं कि इस वेबसाइट का, इस डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है, तो आप वहां से उठा लें। एनी क्वेश्चन क्लास? एक और सर्कमवेंशन का तरीका है कि अगर कीवर्ड बेसिस पे सेंसरशिप हो रही है, यानी आपने HTTP रिक्वेस्ट भेजी, उसके अंदर कोई ऐसा कीवर्ड था जो कि पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है, तो आपका पूरा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा अगर कीवर्ड बेस्ड ड्रॉपिंग हो रही है। तो इन दैट केस सिंपल तरीका है कि आप कोई ऐसा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर लें जो कि इंक्रिप्शन करता है। यानी अगर आप HTTPS इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके नीचे जो अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होगा TCP के ऊपर, वो या तो TLS होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, या SSL होगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं कि पैकेट के अंदर जो पे लोड होता है, एक तो उसको इनक्रिप्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2, पैकेट के अंदर जो URL थी उस URL को इनक्रिप्ट कर देता है। तो जो कीवर्ड अगर URL में एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी इनक्रिप्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक बात याद रखें, और ये जरूरी है कि आप अगर HTTPS इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी रेगुलर वाली, तो उसमें क्या होगा कि URL से मतलब है डोमेन नेम के बाद वाला हिस्सा, यानी www.google.com/ के बाद वाला हिस्सा जो है वो तो इनक्रिप्टेड होगा, बट www.google.com वाला जो हिस्सा है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता।
तो अगर कोई डोमेन ब्लॉक्ड है तो फिर वो इंक्रिप्शन नहीं होगी और वो आपका कोई फायदा, यानी क्योंकि डोमेन नेम इंक्रिप्ट नहीं हो रहा तो फिर आपको इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल का फायदा नहीं है, आपकी सेंसरशिप कायम रहेगी। और ये भी बात याद रखें कि आप अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं जो कि इलीगल है और आपने सेंसरशिप को सर्कमवेंट कर भी दिया है, तो क्योंकि आपका डोमेन नेम वाला हिस्सा जो है HTTP रिक्वेस्ट हेडर में वो इनक्रिप्टेड नहीं है, तो इसलिए आपका ISP को और गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि आपने कौन सी वेबसाइट को एक्सेस किया है। तो आप जितनी मर्जी सर्कमवेंशन इन तरीकों से कर लें, आप फिर भी पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, अलबत्ता HTTPS में कुछ नए एक्सटेंशंस आई हैं। वो एक्सटेंशन क्या करती हैं कि आपका जो डोमेन नेम है वो भी इनक्रिप्ट कर देती हैं। तो इन दैट केस अब मुकम्मल तौर पे अगर कीवर्ड बेस्ड या URL बेस्ड अगर आपकी ड्रॉपिंग हो रही थी सेंसरशिप, तो आप उससे बच जाएंगे। और आप इस बात से भी बच जाएंगे कि आप किसी दुनिया में किसी को नहीं पता लगेगा कि आपने किस वेबसाइट को एक्सेस किया था। अगर वो इलीगल है तो आप बच जाएंगे। पर ये बात याद रखें कि हर क्लाइंट, हर सर्वर जो है ये वाली एक्सटेंशन रन नहीं कर रहा होता। तो आप अगर समझ रहे हैं कि आपने किसी पाकिस्तान में ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस कर लिया है HTTPS इस्तेमाल करते हुए, तो आप ये ना समझें कि आपकी डोमेन जो है वो गवर्नमेंट को नहीं पता। इन मोस्ट केसेस गवर्नमेंट को पता लग जाएगा क्योंकि पुराने वाली HTTPS इस्तेमाल हो रही होती है। अलबत्ता आप अगर टॉर ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे जो है, मेरे ख्याल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वहां पे जो आप पैकेट भेजते हैं तो उसके अंदर डोमेन जो होती है वो भी इनक्रिप्टेड हो जाती है। तो अब जो है गवर्नमेंट को नहीं पता लगेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट को एक्सेस किया है। पर यहाँ पे मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आप इन चीज़ों से बच भी जाते हैं किसी तरीके से, तो ये अप्रोचेस फूल प्रूफ नहीं है। इट इज़ पॉसिबल कि आपके कंप्यूटर पे कोई ऐसा कुकी रह गया हो या आपका लोकल जो नेटवर्क था वहाँ के राउटर पे कोई ऐसी चीज़ रह गई है जिससे हुकूमत को पता लग जाए कि आपने उस सेंसर्ड वेबसाइट को एक्सेस किया था और फिर आपको जो है जेल हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि सेंसरशिप होती कैसे है और उससे बचा कैसे जा सकता है। पर इस लेक्चर का ये मकसद कतई नहीं है कि आप कोई भी इलीगल काम जाके करें। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? अगला पॉइंट था, हमने बात की थी कि इन सम केसेस पूरे का पूरा इंटरनेट जो है वही बंद कर देते हैं, यानी आपके टेलीफोन लाइन ब्लॉक होती है, मोबाइल टेलीफोन ब्लॉक्ड होता है, कोई और तरीके से इंटरनेट आता है वो भी ब्लॉक होता है। तो इन दैट केस अगर आपने इस सेंसरशिप को सर्कमवेंट करना है, फॉर एग्जांपल आपके जो ट्राइबल एरियाज थे एक जमाने में वहां पे ये सारी चीजें ब्लॉक थी। ठीक है, जहाँ पे जो मैंने बात की कि कहीं पे कोई प्रोसेशन गुजरना हो, कोई जुलूस गुजरना हो, तो वो भी पाबंदी होती है। तो इन दैट केस एक तरीका होता है कि आप सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल थुराया है, थुराया के थ्रू जो है आपके पास एक हैंडसेट होता है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करते हैं और वो फिर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी दे देती है। और ये अप्रोच भी फूल प्रूफ नहीं है। यहाँ पे मसला क्या होता है कि अगर हुकूमत पाबंदी लगाने पे बहुत ज़्यादा यानी बज़िद है कि हर हाल में पाबंदी लगानी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपके वायरलेस सिग्नल को जैम कर सकते हैं। यानी उस इलाके में हुकूमत एक ऐसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल ट्रांसमिट करेगी कि जो आपका जो सैटेलाइट फोन वाला जो लिंक था उस पर जिस फ्रीक्वेंसी में वायरलेस सिग्नल जाता है वो उसके साथ इंटरफेयर करके आपके पूरे सिग्नल को जो है वो खत्म कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्कमवेंशन के तरीके होते हैं। एनी क्वेश्चंस? और आज की जो आखिरी बात है वो ये है कि प्रॉक्सीज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉक्सीज और एडवर्टाइजिंग जो है वो आपस में इनका क्या कोई रिलेशनशिप है, ये कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इंटरनेट में जो एडवर्टाइजिंग होती है, जो इश्तिहार शो किए जाते हैं, वो दो बेसिस पे किए जाते हैं। नंबर वन, यूजर बिहेवियर, कि आपने अपने ब्राउजर से कौन सी वेबसाइट को एक्सेस किया है,
कौन सी प्रोडक्ट्स, बुक्स, चीज़ें वगैरह खरीदी हैं, किन चीज़ों को ब्राउज किया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कुकीज़ के थ्रू आपका जो एडवर्टाइजिंग वाला वेब पेज होता है उसे पता लग जाता है और वो आपके बिहेवियर के मुताबिक आपको इश्तिहार शो कर देगा। फॉर एग्जांपल, मुझे साइंस फिक्शन पढ़ने का शौक है, तो मैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करूंगा तो जो इश्तिहार नजर आएगा वो साइंस फिक्शन बुक्स का होगा। मसला क्या है, लेट सपोज किसी को खाने का शौक है बहुत ज्यादा, अब उसे जो इश्तिहार शो किया जाएगा वो कुकीज के बेसिस पे किसी रेस्टोरेंट का इश्तिहार शो किया जाएगा। ठीक है, मसला क्या है, दूसरी चीज जो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग बेस्ड होती है वो होती है जियो लोकेशन पे, कि अगर आप लाहौर में बैठे हुए हैं तो आपको इश्तिहार उन चीजों का नजर आएगा जो कि लाहौर से रेलेवेंट हो। यानी अगर रेस्टोरेंट का इश्तिहार शो करना है आपको, तो आपको किसी लाहौर के रेस्टोरेंट का इश्तिहार शो होना चाहिए। अगर जापान के किसी रेस्टोरेंट का आपको इश्तिहार शो हो जाए, उसका क्या फायदा है? आपको जापान जाके खाना खाएंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अगर लाहौर बैठे तो लाहौर के इलाके के रेस्टोरेंट आपको नजर आए, कराची में बैठे तो कराची के इलाके के नजर आए। ठीक है, तो जियो लोकेशन किस बेसिस पे होती है? वो आईपी एड्रेस की बेसिस पे होती है। यानी मेरा आईपी एड्रेस से अगर कोई रिक्वेस्ट गई है तो वो सोर्स आईपी एड्रेस पैकेट में देखेगा और उस मशीन को उससे पता लग जाएगा सोर्स आईपी एड्रेस से कि ये पाकिस्तान के किस शहर के अंदर बंदा बैठा हुआ है, और उसके मुताबिक जो है वो फिर इश्तिहार आ जाएंगे। प्रॉक्सी का मसला क्या होता है कि अगर प्रॉक्सी के थ्रू मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है तो जो सर्वर को पैकेट रिसीव होगा उसमें जो सोर्स आईपी एड्रेस नजर आएगा वो मेरा नहीं होगा, वो प्रॉक्सी का होगा। और प्रॉक्सी जिस मुल्क के जिस शहर के अंदर पड़ी हुई है, सर्वर को लगेगा कि रिक्वेस्ट उस शहर से आई है, तो वो इश्तिहार जो शो करेगा वो उस शहर के मुताबिक करेगा। और आप देखना, टॉर ब्राउजर के थ्रू किसी वेब पेज पे एक्सेस करें तो आपको जो इश्तिहार नजर आएगा वो उस मुल्क का नजर आएगा जिस मुल्क के अंदर टॉर ब्राउजर की आखिरी वाली रिले नोड थी। टॉर ब्राउजर की आखिरी नोड जिसके थ्रू रिक्वेस्ट फाइनली सर्वर को गई है, वो नोड जिस मुल्क के अंदर पड़ी हुई है उस मुल्क के रेलेवेंट इश्तिहार नजर आएगा। बल्कि इश्तिहार नहीं, इन सम केसेस ये भी होता है कि आपको जो वेब पेज की लैंग्वेज होती है वो उस मुल्क के मुताबिक होती है। तो यानी आपने कोई पेज एक्सेस किया है पर आपका टॉर ब्राउजर का जो आखिरी नोड थी वो जर्मनी के अंदर थी, तो आपको जो वेब पेज नजर आएगा वो जर्मन जबान में नजर आएगा। तो इसीलिए मसला ये होता है कि अगर आप प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर एडवर्टाइजिंग या फिर कोई भी ऐसी सर्विस जिसके अंदर जियो लोकेशन दरकार है, ये सारी जो है ये फेल हो जाती हैं और ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। अगर कोई बंदा अपना सर्वर रन कर रहा है, कोई कंटेंट शो कर रहा है, उस कंटेंट के ऊपर वो इश्तिहार डिस्प्ले करता है, तो बंदा क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि मैक्सिमम लोग मेरे इश्तिहार के ऊपर क्लिक करें। तो अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे जापान के किसी रेस्टोरेंट का इश्तिहार नजर आ रहा है तो फिर मैं उसके ऊपर क्यों क्लिक करूंगा? और अगर मैं क्लिक नहीं करूंगा तो ना जापानी कंपनी को कोई फायदा हुआ है, ना उस कंटेंट प्रोवाइडर को फायदा हुआ है जो इश्तिहार शो कर रहा था, ना इश्तिहार वाली कंपनी को फायदा हुआ है जिसने कमीशन लेना था। किसी को भी फायदा नहीं हुआ, मुझे भी फायदा नहीं हुआ। मैं चाहता था कि मुझे किसी ऐसी चीज का इश्तिहार शो हो जो कि रेलेवेंट है ताकि मैं खरीद भी सकूं। जापानी चीज को एक्सेस करने का मुझे क्या फायदा है? ठीक है, तो प्रॉक्सीज का ये एक बहुत बड़ा सीरियस मसला है। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? तो ये बेसिकली आज जो हमने मॉड्यूल शुरू किया है वो सेंसरशिप और प्राइवेसी का है। सेंसरशिप पे हमने आज बात कर ली है, प्राइवेसी पे इंशाल्लाह हम अगले सेशन में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री, वरना फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। ऑल राइट देन क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।